हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नीरज कुमार और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश का पूरा सिलेबस करवाऊंगा। और इससे पहले की वीडियो में हमने जो क्लास 12th की जो फ्लेमिंगो बुक है इंग्लिश में, उसकी एक पोएम पढ़ी थी, माय मदर एट 66। और अगर आपने ये पोएम नहीं पढ़ी हुई है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज़ वहाँ जाके ये पोएम पढ़ें। वहाँ पे मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया है इसका हिंदी में। और इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ जो इसमें फ्रेज़ यूज़ हुए हैं या फिर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और जो पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज़ हुई है उनके बारे में बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगा। ये पोएम काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील। यानी जो पोएट है वो किस तरह का दर्द और जो एक्ट है वो महसूस करती है उस टाइम पर। तो जो पोएट है वो महसूस करती है एक ऐसा दर्द जो अपनी मदर के उसमें है। वो चाहती है कि जो उसकी मॉम है वो एज सी लुक्ड बट सून, उसकी मम्मी, उसे लगता है कि वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो रही है या फिर बहुत बूढ़ी हो रही है और जल्दी से उसका साथ छोड़ देगी। इस तरह का जो उसका पेन था या उसका दर्द था जो उसे अंदर ही अंदर हो रहा था, वो अपनी मदर को भी इस बारे में नहीं बता सकती थी। और भी इसमें बहुत सारा दिया गया है, जैसे वो अपने पेरेंट्स के होम उसे अपनी स्टडीज़ के लिए या और काम के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह का जो दर्द था वो भी उसे अंदर ही अंदर घुटता रहता था उसको, या इस तरह का दर्द उसे अंदर ही अंदर होता रहता था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज प्रिंट। ऐसा क्यों बताया गया है इस प्रिंटिंग करता। तो जो यंग ट्रीज़ है यहाँ पे लिखा गया है, ट्रीज़ आर स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम। ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं जो पेड़ है वो स्प्रिंट नहीं करते हैं, लेकिन इससे जो पोएट है वो दर्शाना चाहता है कि ट्रीज़ स्प्रिंट कर रहे हैं, यानी आगे जब वो स्टेशन की तरफ जाते हैं जो पेड़ है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये एक तरह से जो टाइम, जो पास्ट टाइम है, जो टाइम बीत चुका है उसके बारे में बताता है। जो पल उसने अपनी मम्मी के साथ बिताए और जो पल बीत चुके हैं, ये एक तरह की याद बन के उसे उन पेड़ों के सहारे उसे दिख रही हैं या उसे महसूस हो रही है। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई हैज़ द पोएट बॉथ इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। यानी जो व्हाई हैज़ द पोएट बॉथ इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ऐसा क्यों कहा गया है जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं या फिर स्पिलिंग करते हुए, उछलते कूदते बाहर आ रहे हैं आउट ऑफ देयर होम्स। तो ऐसा पोएट इसलिए कहता है क्योंकि एक तरह से वो कंपेयर करना चाहता है अपने बचपन को उन बच्चों से, क्योंकि वो बच्चे जो हैं हमेशा खुश रहते हैं, या फिर बच्चों का काम जैसे आप जानते हैं हमेशा खुश रहना ही है या खेलते कूदते रहना ही है। तो वो बच्चे भी अपने घरों से इसी तरह बाहर निकलते होंगे, और जो बच्चे हैं वो बाद की कठिनाइयों को, यानी जो उनके भविष्य की जो कठिनाइयाँ हैं उनको बिल्कुल नहीं समझते हैं। उस टाइम पे वो बिल्कुल फ्री माइंडेड होके अपना काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें मैरी चिल्ड्रन कहा गया है, यानी एक खुश मिजाज बच्चे कहा गया है या फिर हमेशा खुश रहने वाले बच्चे कहा गया है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। जो मदर है उसे लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है। मदर को लेट विंटर मून से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि जो लेट विंटर मून है वो भी एक सैडनेस का एक सिंबल है, सैडनेस का एक प्रतीक है। इसलिए पोएट ने उसे लेट विंटर मून से अपनी मदर को कंपेयर किया हुआ है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो यहाँ पे कहता है कि जो पोएट है और जो उसकी स्माइल है जो उसने अपनी मम्मी को लास्ट में दी थी, तो ये दोनों क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। ये इस तरह के जो पार्टिंग वर्ड्स हैं, यानी बिछुड़ने वाले, जो केवल स्माइल वहाँ पे उसने किया, ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऐसा इसलिए किया होगा ताकि वो अपनी जो मदर है उसे बिल्कुल भी दर्द में या बिल्कुल भी प्रेशर में एक तरह से नहीं देखना चाहती है, वो हमेशा उसके चेहरे पे खुशी देखना चाहती है।
इसलिए शायद उसने केवल स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाना ठीक समझा। तो ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में जितने भी दिए हुए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, जो इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उनको आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहला वर्ड लिखा है फॉरमोस्ट। तो मैंने आपको बताया था फॉरमोस्ट का मतलब होता है अव्वल, या फिर जिसे हम कह सकते हैं बहुत फेमस। दूसरा है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब है प्रतिभावान या प्रतिभा। फिर है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है मूल निवासी। फिर है डोज। डोज का मतलब होता है झपकी लेना, यह हल्की नींद लेना। क्रॉप्स का मतलब लाश है। स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब होता है उछलना। स्पिलिंग का मतलब है फैल जाना। वैन। वैन मतलब पुराना। और पेल। पेल का मतलब होता है फीका। तो ये आपकी इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। और इसमें मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लगता है जो शायद बोर्ड एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है, वह है फाइंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। हम जानते हैं कि इस पोएम में बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, तो उनके बारे में बताइए। तो पोएटिक डिवाइस बहुत सारी यूज़ हुई है इस पोएम में, जैसे सिमली है, मेटाफोर है। तो कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पोएटिक डिवाइसेस ये एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर टॉपिक है आपका। इसमें जैसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, तो उसी तरह से इंग्लिश में कुछ पोएटिक डिवाइस हैं, कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं, उन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन, इसका एग्जाम्पल दिया गया है द ग्रेसियस ग्रीन ग्रास ग्रो क्विकली। तो आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो जी अल्फ़ाबेट है वो एक वर्ड के बाद रिपीट हो रहा है। यानी अगर जी अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट अगर हर वर्ड्स में रिपीट होता है, तो वहाँ पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होती है। पोएम में भी आप जाते हैं बहुत जगह पे इसे यूज़ किया गया है। इसके बाद जो पोएटिक डिवाइस है वो है एम्बिग्यूटी। देन एंड ओनली देन डिड आई केम क्लोज। यानी यहाँ पे एम्बिग्यूटी का जो एग्जाम्पल दिया गया है वो लिखा गया है देन एंड ओनली देन डिड आई कम क्लोज, यानी केवल और केवल तभी हम क्लोज आए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो देन है उसे 2 बार लिखा गया है, लेकिन दोनों बार उसका अलग अलग मीनिंग है। तो यानी अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसे 2 बार लिखा गया है और उसकी हर बार अलग अलग मीनिंग आ रही है, तो वहाँ पे एम्बिग्यूटी पोएटिक डिवाइस हम लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है आयरनी। आयरनी, द 98-year-old वॉन द लॉटरी एंड डाइड द नेक्स्ट डे। जो आयरनी है वो थोड़ा ह्यूमरस भी हो सकती है, या फिर थोड़ा हमें हंसाती है, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें एक तरह का व्यंग देखने को मिलता है, अम्यूजिंग देखने को मिलती है, स्ट्रेंज देखने को हमें मिलता है। तो इस सेंटेंस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, द 98-year-old वॉन द लॉटरी एंड डेड द नेक्स्ट, यानी एक 98-year-old मैन की जो है लॉटरी लगी और वो अगले दिन मर गया। तो ऐसे जो सेंटेंस है वहाँ पे आयरनी पोएटिक डिवाइस होती है। इसके बाद है सिमली। सिमली में हम देख रहे हैं इसका जो एग्जाम्पल लिखा गया है, सी हैड ए स्माइल लाइक द सन। पोएम में भी बहुत जगह लाइक एज ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। जहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं यानी हम कंपेयर कर रहे हैं। और अगर हम जैसे यहाँ पे कंपेयर किया गया है सन से, शी हैड ए स्माइल लाइक्स द सन, यानी उसकी हंसी सूरज के समान है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे सिमली पोएटिक डिवाइस होती है। इसके बाद अगला जो है वो है मेटाफॉर। हर आइज एज ब्राइट एज द सन। मेटाफॉर और सिमली थोड़ा बहुत एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन मेटाफॉर में ऐसा होता है कि हर आइज एज ब्राइट एज द सन। यहाँ पे सीधे कंपेयर नहीं किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है एज ब्राइट एज, यानी उसके समान या उसके जैसी। तो यहाँ जब ऐसे एज ब्राइट एज या भी जब एज इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे मेटाफॉर पोएटिक डिवाइस होती है। अगला है पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन में हम देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल लिखा गया है, ही स्टूड देयर मोशनलेस लाइफलेस ऑकेजनली शाइनिंग ए ब्राइट बीम ऑफ लाइट। हम जानते हैं कोई भी मोशनलेस या लाइफलेस तो खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे जो पर्सोनिफिकेशन इस तरह का पोएटिक डिवाइस यूज होता है। सिबिलियंस, अगली जो हमारी पोएटिक डिवाइस है वो है सिबिलियंस। इसका एग्जाम्पल लिखा गया है, द स्लीक स्लिमी स्नेक स्लीदर along द शार्प स्पीकी ग्रास। सिबिलियंस में एक बात आप जान लीजिए, जैसे यह भी एक तरह का एलिट्रेशन ही होता है, लेकिन जिन वर्ड्स में जिनकी शुरुआत या जिनका साउंड SHI या CHI या THI, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सिबिलियंस है उस तरह की पोएटिक डिवाइस है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में, द स्लीक स्लिमी स्नेक स्लीदर्ड अलोंग द शार्प स्पीकी ग्रास। यहाँ पे जो एस का साउंड है वो बहुत बार आ रहा है, इसलिए सिबिलियंस पोएटिक डिवाइस यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। फिर अगली पोएटिक डिवाइस है ओनोमेटोफिया। ये ओनोमेटोफिया एक तरह की जो नई आप पढ़ रहे हैं इस तरह की पोएटिक डिवाइस है, जैसे विज और पॉप। यानी इसमें हम देखते हैं कि जो एक तरह की जो साउंड है उसे साउंड को ही ये रिफ़र करती है, और साउंड का जो टाइप है उसी तरह से उसे लिखा जाता है। जैसे जो घड़ी है, जो वॉच है, उसका साउंड है टिक टिक, तो उसे लिखा भी टिक टिक ही जाता है। तो इस तरह के जो नॉन लिविंग साउंड है या फिर एनिमल साउंड है, यहाँ अगर ऐसे कभी लिखा होता है तो उसमें ओनोमेटोफिया पोएटिक डिवाइस होती है। इसके बाद अगला है राइम। ये तो आप पहले से पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं राइम क्या होता है। राइम का मतलब अगर एक जैसे वर्ड्स या एक जैसे साउंड हमें सुनाई दे रही है। द क्रेजी लेडी वॉज वेरी लेजी, तो यहाँ पे जो लेजी का जो साउंड है वो एक राइमिंग के रूप में निकल रहा है। इसके बाद है लैम्बिक पैरामीटर। लैम्बिक पैरामीटर, द लेजिशियस ग्रीन ग्रास स्टूड टॉल एंड प्राउडी। लैम्बिक पैरामीटर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जिसमें ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे जाते हैं जो किसी लंबाई को, किसी दूरी को या इस तरह से बताए या डिस्टेंस को बताए, उसे हम लैम्बिक पैरामीटर पोएटिक डिवाइस कह सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जो वर्ड मीनिंग्स थे या फिर कोई भी जो पोएटिक डिवाइस थी वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि नई जो वीडियो आएगी उसके बारे में आपको सबसे पहले पता लगे। थैंक यू।